इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। जुमेरात 26 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। नरेंद्र मोदी की गजा अमन मंसूबे की हिमायत, होलोकॉस्ट तारीख का स्याह-तरीन बाब करार। We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. अमरीकी नायब सदर का कहना है कि ईरान जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. मुमकिन तसादम को रोकने की आखिरी कोशिश। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि आज तेहरान की पेशकश जौहरी प्रोग्राम के हवाले से वाशिंगटन के तमाम बहाने खत्म कर देगी। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तानी फिजाई हमलों का अस्करी जवाब देंगे। पाकिस्तान को अपने शर्मनाक इक़दाम का जवाब मिलना चाहिए। بله ما زمان قبلم که حمله انتقامی بالای پاکستان انجام شد. Previously, when a retaliatory attack was carried out against Pakistan, we targeted only military positions and destroyed them. No civilians were harmed. If we deemed it necessary again to respond to these attacks, naturally civilians will not be targeted. पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में तरावी के दौरान मस्जिद से अगवा होने वाले 2 पुलिस एहलकार भाइयों का कत्ल। जानिए एक वकील की जिंदगी, 40 मिनट की मौत और एक मुआवजे ने कैसे बदल दी। मरने के बाद आमतौर पर किसी इंसान को दुनिया में नई जिंदगी मिलने का तसव्वुर मौजूद नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिनके साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। मिलिए आईफोन पर ड्रामा सीरीज बनाने वाले वजीरिस्तान के नौजवानों से। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म के सीन नहीं है, बल्कि ये वजीरिस्तान के नौजवानों की एक ख्वाहिश है। और इस फिल्म की खास बात, इसको मुकम्मल तौर पर आईफोन पर शूट और एडिट किया गया है। और न्यूजीलैंड की सुपर 8 मुकाबले में श्रीलंका को शिकस्त। क्या पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है? New Zealand, job well done, very professional, very well planned, very well executed. इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसराइल की पार्लियामान से खिताब करते हुए गजा अमन मंसूबे की हिमायत की है और कहा है कि इससे न सिर्फ खित्ते में अमन कायम करने में मदद मिलेगी, बल्कि मसला फ़लस्तीन भी हल होगा। इंडियन वजीर आजम जो के 2 रोज़ा दौरे पर बुध के रोज़ यरूशलेम पहुंचे हैं, इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले इंडियन रहनुमा बन चुके हैं। अपनी तकरीर के दौरान नरेंद्र मोदी ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इंडिया इस वहशियाना दहशतगर्दाना हमले में तमाम जानों के ज़िया पर सोगवार है और मुतासर अफराद के गम में बराबर का शरीक भी है। इंडियन वजीर आजम ने कहा कि शहरियों के कत्ल को किसी भी तरह जायज करार नहीं दिया जा सकता। उनका कहना था कि इंडिया इसे समझ सकता है, क्योंकि मुंबई हमले में इसराइली शहरी समेत हमारे बेगुनाह शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसराइली पार्लियामान से तकरीर करते हुए उन्होंने होलोकॉस्ट को दुनिया की तारीख का स्याह-तरीन बाब करार दिया। During my last visit, I was deeply moved to pay my respect at the Haifa Memorial for Indian soldiers. Honorable members, last month, the world marked the International Holocaust Remembrance Day. The Holocaust stands as one of
humanity's darkest chapter. इंडिया और इसराइल की हजारों साल पुरानी तहजीबों का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इंडिया की आवाम इसराइल की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। इसराइल के साथ अपने खसूसी ताल्लुक का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी का कहना था कि वो 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे। ये वही दिन है जब इंडिया ने इसराइल को तस्लीम किया था। India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. इससे कबल इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल करते हुए कहा कि मेरे अजीज दोस्त, मुझे आज आपके यहाँ आने से बहुत खुशी हुई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को इसराइल का एक करीबी दोस्त, इंडिया इसराइल शराकतदारी का अजीम हामी और आलमी सतह पर एक अजीम रहनुमा करार दिया। Prime Minister, sir. You didn't waver. You didn't give excuses. You stood next to Israel. You stood by Israel. You stood for Israel. You stood for the truth. Thank you, my friend. उनका कहना था कि मैं ये कहने की जिसारत करता हूं कि आप ना सिर्फ एक दोस्त हैं बल्कि एक भाई भी हैं। इसराइली वजीर आजम का यह भी कहना था कि नरेंद्र मोदी के पिछले दौरे से अब तक इंडिया और इसराइल के दरमियान तिजारत 2 गुनी जबकि बाहमी ताउन 3 गुना बढ़ चुका है। इंडियन वजीर आजम के दौरे के मौके पर इसराइली पार्लियामान को इंडिया के परचम के रंगों से सजाया गया था। मोदी का ये दौरा कितना कामयाब रहा, जानते हैं यरूशलेम में मौजूद साफी हरिंदर मिश्रा से। विपक्ष के तरफ से भी कहा जा रहा है कि जहां तक भारत का सवाल है या फिर मोदी का सवाल है, तो भारत को वो एक अहम एलाई के तौर पर देखता है, एक मित्र राष्ट्र के तौर पर देखता है। और भारत को लेकर के यहाँ पर चाहे यहाँ के सियासतदान हो, यहाँ की पार्टियां हो, पॉलिटिकल पार्टियां हो या यहाँ का आवाम है, तो सभी जो है वो भारत से उनको प्रेम है, भारत के साथ मित्रवत जो है रिश्ता वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने लोगों से यहाँ पर बात की, लोग उत्तर से दक्षिण तक तमाम शहरों से जो है भारतीय मूल के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर इसराइली मूल के जो यहूदी हैं या जो इसराइल के लोग हैं वो इस बात को लेकर के बेहद खुश है कि इस कठिन समय में, इस मुश्किल हालात में जो है भारतीय प्रधानमंत्री इसराइल का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों देशों के बीच बड़े अहम जो है समझौते होने वाले हैं। डिफेंस को लेकर के एक बहुत ही अहम समझौता होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध है, उसका अपग्रेडेशन होगा, उसमें और जो है सुधार होगा और ये स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप का दर्जा इसको मिलेगा। प्रधानमंत्री का जब यहाँ प्रथम दौरा हुआ 2017 में, तब भी यहाँ पर डी-हाइफनेशन की बात हो रही थी, यानी कि जो इसराइल के साथ भारत के संबंध हैं वो किसी भी तरह से इस बात पर निर्भर नहीं है कि इसराइल के फिलिस्तीन के साथ संबंध कैसे हैं, यानी कि दोनों स्टैंड अलोन संबंध हैं और इसराइल जो है वो भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और फिलिस्तीनियों को लेकर के भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो स्टैंड है वो कंसिस्टेंट रहा है लगातार, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुई है। जहाँ तक फिलिस्तीनियों के जायज़ मांगों का सवाल है तो उसको लेकर के भारत अभी भी उनके साथ खड़ा है। अभी फिलहाल हाल के दिनों में जो 85 देशों ने जो दस्तखत किया है फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होकर के, उसमें भारत भी शामिल है। तो कहा यह जा रहा है कि भारतीय स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया, भारत अभी भी 2 स्टेट सोल्यूशन में विश्वास करता है और माना यह जा रहा है कि शायद यहाँ पर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वो भारत का दौरा करें। और आपको ये बताएं कि उनका जो कैंपेन है, उनका जो प्रचार है, उसके 2 अहम स्तंभ हैं। एक बात और जिसको लेकर के उनकी जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बड़ी उत्साहित रहती है, वो ये कहती है कि वो एकमात्र उस कद के नेता हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी चुनौती दे सकते हैं और वो बार बार इस संदर्भ में ओबामा और बाइडेन का जिक्र करते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि दुनिया के कई अहम जो नेता हैं उनका व्यक्तिगत संबंध है नेतन्याहू के साथ और नेतन्याहू इस बात पर काफी जोर देते रहे और ये जो दौरा हो रहा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस दौरान भी वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि हमारा एक व्यक्तिगत संबंध है और जिससे कि देश के भी संबंध जो है वो बेहतर हुए। तो ये दोनों बातों को लेकर के यहाँ उनकी जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लगातार जोर देती रहती है और इसको लेकर के जो है वोट का भी मोबिलाइजेशन होता है। तो इस दौरे का एक बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, यहाँ पर कई सारे विश्लेषक ये भी मानते हैं कि नेतन्याहू को भी मजबूत करने के लिए ये दौरा हो रहा है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची एक सिफारती वफ्द की सरबराही में स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में मौजूद हैं। वो आज मशरक वस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के साथ बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में 12 रोजा जंग के बाद दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत का ये तीसरा दौर है। हालिया दिनों में अराक्ची और ईरानी वजारत खारजा के दीगर हुकाम ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त और अमेरिका के साथ एक मुआहदे तक पहुंचने के बारे में उम्मीद जाहिर की थी। इसके बरक्स डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के हुकाम सिफारतकारी को तरजीह देने पर जोर देते हुए बारहा ये बात कर चुके हैं कि अगर ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करता है तो उसके लिए फौजी इख्तियारात और संगीन नताइज होंगे। अमेरिका और ईरान के जिनीवा में बातचीत के नए दौर के आगाज से कबल अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। अगर वो दोबारा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करता है तो ये हमारे लिए एक मसला होगा। दर हकीकत हमने शवाहिद देखे हैं कि वो बिल्कुल इसी समत में आगे बढ़ रहे हैं। Make those announcements. As you know, he is sending 2 of his best negotiators to Geneva tomorrow in order to continue to try to strike the best deal possible for the American people. But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. अमेरिकी नायब सदर ने मजीद कहा कि इसलिए सदर ने इस मसले को हल करने के लिए मुज़ाकरातकार भेजे हैं। जैसा कि वो कई बार कह चुके हैं, वो सिफारतकारी के जरिए इस मसले को हल करने को तरजीह देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि आज जिनीवा में अमरीकी फरीक को पेश की गई तजवीज़ अमरीका के उन तमाम बहानों को जो ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लक हैं दूर कर देगी। इरना के मुताबिक अगर व्हाइट हाउस इस तजवीज़ को कबूल ना करे तो ये इब्तिदाई बदगुमानी की तस्दीक होगी कि अमरीका सिफारतकारी में संजीदा नहीं है और उनकी सिफारतकारी की ख्वाहिश महज एक नुमाइश है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि ईरान की जानिब से क्या पेशकश की गई है। ताहम इससे पहले ओमान की वजारत खारजा ने ऐलान किया था कि ओमान के वजीर खारजा बदर बू सईदी आज ईरान के नुक्ताए नजर को अमरीकी फरीक तक पहुंचाएंगे। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची गुज़िश्ता शब जिनीवा पहुंचे थे ताकि तेहरान और वाशिंगटन के तीसरे दौर के मुज़ाकरात में शिरकत कर सकें और उन्होंने ओमानी वजीर खारजा से मुलाकात भी की थी। इसी दौरान अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जोर दिया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात उसके जौहरी प्रोग्राम से आगे के मसाइल पर भी होने चाहिए। याद रहे कि अमरीकी और ईरानी हुकाम आज यानी जुमेरात को जिनीवा में बिलवास्ता मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुलाकात कर रहे हैं, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर जौहरी मुआहदा ना हुआ तो वो ईरान पर हमला कर देंगे। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने बुध के रोज कहा है कि वो हालिया पाकिस्तानी फिजाई हमलों का अस्करी जवाब देगी। तालिबान ने इस्लामाबाद पर इल्जाम लगाया कि उसने अफगान शहरियों को निशाना बनाया और अपने मुल्क में दाइश के जंगजुओं को महफूज पनाहगाहें फराम की। याद रहे कि पाकिस्तान ने इतवार की रात अफगानिस्तान के अपनी सरहद से मुत्तसिल इलाकों नंगरहार और जनूबी मशरकी पख्तीका सूबों में फिजाई हमले किए थे। पाकिस्तान का कहना था कि ये हमले उन अस्करियत पसंद गिरोहों पर किए गए हैं जो पाकिस्तान में हमलों के जिम्मेदार हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अल अरबिया इंग्लिश को बताया कि कुदरती तौर पर यह अस्करी जवाब होगा, लेकिन इसकी तफसीलात खुफिया हैं। पाकिस्तान को अपने शर्मनाक इकदाम का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने अस्करियत पसंदों की बजाय शहरी इलाकों को निशाना बनाया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक नंगरहार में एक खानदान के 17 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए हैं, जबकि पख्तीका में बच्चों के एक स्कूल पर हमला हुआ है जिसमें एक बच्चा जख्मी और कई इमारतें तबाह हुई हैं। उन्होंने कहा कि वहां कोई मुसल्लह अफराद नहीं थे, सिर्फ शहरी जख्मी और हलाक हुए हैं। In the name of God, the most merciful, the most compassionate, first I extend my greetings to you and your viewers. The reality is that 3 nights ago,
Pakistan's Air Force violated Afghan territory. In Paktika province, as well as in Nangarhar, civilian areas were targeted. In Nangarhar, one family consisting of 22 members was struck. 17 of them were murdered and 5 were injured. इस सवाल पर कि पाकिस्तान का कहना है कि उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और दाइश से मुंसलिक जंगजुओं को निशाना बनाया जो मुबैना तौर पर अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे थे और अफगानिस्तान अस्करियत पसंद गिरोहों को पड़ोसी मुमालिक के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जब भी पाकिस्तान में हमले होते हैं वो फौरन बगैर सबूत के उन्हें अफगानिस्तान से जोड़ देते हैं और हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हम इसको रद्द करते हैं। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, कि अफगानिस्तान में कोई मौजूदगी नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर बड़े इलाकों पर काबिज है, वो वहाँ रह सकते हैं, उन्हें अफगान जमीन की जरूरत नहीं। We have repeatedly emphasized in discussion with them and also in meetings where third countries were present, the Afghan soil will not be allowed to be used against any country. This is not the strategy of the Islamic Emirate of Afghanistan, nor is it the principle of the Afghan people to allow other countries to be targeted from our territory. If they have evidence, they should share it with us. We ourselves will take action and we will take measures. Unfortunately, whenever attacks occur inside Pakistan, they immediately attribute them to Afghanistan without evidence and accuse us. We reject this. Afghan soil is not allowed to be used against anyone. TTP has no presence in Afghanistan. उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अपने दावों के हक में कोई सबूत फराहम नहीं किया। बगैर सबूत या शवाहिद पेश किए वो सिर्फ दावे करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं और फिर ऐसे इक़दामात करते हैं जिन्हें हम नाकाबिले मुआफ़ी समझते हैं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने ख़ास तौर पर खित्ते के मुमालिक और मुस्लिम अक्सरियती मुमालिक पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के इक़दामात की मज़म्मत करें और इस्लामाबाद को अपना रवैया बदलने पर मजबूर करें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि खित्ते और इस्लामी मुमालिक अपनी जिम्मेदारी को समझें और पाकिस्तान को अपना रवैया बदलने पर आमादा करें ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। Naturally, relations between countries are important for the people of both sides. If war occurs in the region, insecurity will spread to different countries and create opportunities for misuse. We do not want insecurity. We want all countries to support the security and stability established in Afghanistan and help strengthen it, so we can move the region toward lasting stability. But Pakistan's efforts to destabilize the region must be stopped. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमलों में शिद्दत देखी जा रही है, जहां गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 7 पुलिस एहलकार और 1 पुलिस एहलकार का कम उम्र बेटा हलाक कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में 3 भाइयों के अगवा के बाद आज सुबह 2 की लाशें मिली हैं। बन्नू पुलिस के मुताबिक तीनों भाई सरकारी मुलाजिम थे, जिनमें 2 पुलिस एहलकार थे और 1 कमिश्नर ऑफिस में काम करते थे। ये वाक़या जिला बन्नू के इलाके हसन खेल सोखड़ी फकीर कली की एक मस्जिद में पेश आया जब लोग नमाज तरावी अदा कर रहे थे। मुकामी लोगों ने बताया कि तकरीबन 10 से 12 अफराद एक मखसूस यूनिफॉर्म में मस्जिद में आए और तीनों भाइयों को अपने साथ ले गए थे। इन भाइयों की शनाख्त सईद अख्तर, अमजद और हजरतुल्लाह के नामों से हुई है। इनमें सईद अख्तर कमिश्नर ऑफिस में जबकि अमजद और हजरतुल्लाह वजीर सब डिवीजन पुलिस में मुलाजिम थे। आज सुबह 2 भाइयों अमजद और हजरतुल्लाह की लाशें बन्नू में मरवत कैनाल के इलाके से मिली हैं। ये दोनों पुलिस एहलकार थे, जबकि सईद अख्तर अब तक लापता हैं। बन्नू में रीजनल पुलिस ऑफिस के तर्जुमान ने इस वाक़े की तस्दीक की है। एक ऐनी शाहिद का कहना है कि मुसल्ला अफराद मस्जिद में दाखिल हुए और इन तीनों भाइयों को पकड़कर उनके हाथ बांध दिए और अपने साथ ले गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में एक अरसे से हालात इंतहाई कशीदा हैं, जहां पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 3 मुख्तलिफ मुकामात पर हमले हुए हैं, जिनमें एक हमला बाजोड़ में हुआ है जिसमें 4 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। ये वाक़या कल यानी बुध के रोज अफ्तार से चंद मिनट कबल जिला बाजोड़ के तहसील खार के इलाके नवे कले में पेश आया है। मुकामी लोगों ने बताया कि नामालूम अफराद ने बाजोड़ पुलिस के अबाबिल फोर्स की गश्ती पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें 4 एहलकारों की जान चली गई है जबकि 2 जख्मी हैं।
मकामी पुलिस अफसर ने इस वाक़े की तस्दीक की है और कहा है कि इस वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सामीन, मौत के बाद आम तौर पर किसी इंसान को दुनिया में नई जिंदगी मिलने का तसव्वुर मौजूद नहीं, लेकिन एक शख्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पैट्रिक एक कामयाब कारपोरेट वकील थे, मगर एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। पैट्रिक की कहानी जानिए नाजिश फैज से। मरने के बाद आमतौर पर किसी इंसान को दुनिया में नई ज़िंदगी मिलने का तसव्वुर मौजूद नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिनके साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर पैट्रिक चार्नली इस वाक़े की एक ज़िंदा मिसाल हैं, जो कि प्रोफेशन के लिहाज से एक कामयाब कॉरपोरेट लॉयर थे। आराम को टाइम वेस्ट करना समझते थे और मुसलसल कामयाबी का पीछा करने पर यकीन रखते थे। लेकिन मेहनत का ये असूल उनके लिए उस वक्त जानलेवा साबित हुआ जब 2021 को कोरोना वबा के दौरान सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक हुआ। वो शाम किसी भी आम दिन जैसी थी और वो घर में सोफे पर चिप्स खा रहे थे, लेकिन अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े। एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उनका दिल अचानक ही बंद हो गया था। 40 मिनट तक तिब्बी एतबार से वो मुर्दा रहे, लेकिन उनकी अहलिया ने हिम्मत न हारी और वो मुसलसल CPR करती रहीं। पैट्रिक की 9 साला बेटी और 7 साला बेटे ने भी मदद करने की कोशिश की। मेडिकल टीम पहुंची तो उनकी इब्तदाई कोशिशें नाकाम रहीं। ऐसे में उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर पैट्रिक को एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा दिया। पैट्रिक की बीवी को भी अब ये शक होना शुरू हो गया था कि वो मर चुके हैं। फिर मौजज़ाती तौर पर पैट्रिक का दिल दोबारा से धड़कना शुरू हो गया, लेकिन पैट्रिक 7 दिन तक कोमा में रहे। कोमा से उठने के बाद वो एक ऐसे शख्स बन चुके थे जिन्हें एक दिमागी बीमारी की वजह से नज़र, यादाश्त और जिस्मानी कमज़ोरी के मसाइल का सामना था। लेकिन पैट्रिक के मुताबिक अगरचे वो पहले की तरह काम नहीं कर सकते थे, उन्हें महसूस हुआ कि अब वो अपने ताल्लुकात और ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। हाल ही में पैट्रिक ने एक पॉडकास्ट की होस्ट एमा बार्नेट से बात की और कहा कि अगर उन्हें पुरानी ज़िंदगी का मौका मिले तो भी वो बदलना नहीं चाहेंगे। पैट्रिक का ये सफ़र आसान नहीं था। वो बताते हैं कि जब वो कोमा से बाहर निकले तो उनको पहली चीज़ जो याद है वो ये कि वो अंधे थे। बिनाई मुतासिर हो जाने की वजह से उन्हें चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम का भी सामना रहा, जिसमें दिमाग अचानक बिनाई खो जाने की वजह से खाली जगह को फिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मुतासरा शख्स को अजीब से तजुर्बात होते हैं। इनमें से चंद पैट्रिक के मुताबिक खौफनाक थे, लेकिन कुछ हैरान कुन तौर पर खूबसूरत भी थे। उनके दिल की सर्जरी भी हुई, जिसके बाद ऐसे ही एक एक्सपीरियंस के दौरान उन्हें यकीन हो गया कि एक अमरीकी नर्स उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुछ तजुर्बात ने उन्हें सुकून भी दिया। एक लम्हे में वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए, जहां उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई दे रही थीं। उनकी बेनाई तो वापस लौट आई, लेकिन डॉक्टरों को मालूम हुआ कि बेनाई मुतासिर होने की वजह दिमागी चोट है। इसी तरह उनकी यादाश्त भी मुतासिर हुई। घर वापस लौटने के बाद ही पैट्रिक को मुकम्मल तौर पर अपनी बदली हुई ज़िंदगी का अंदाज़ा होना शुरू हुआ। थकावट की वजह से उन्हें अपनी एनर्जी सोच समझ कर यूज़ करनी पड़ती थी। वो कहते हैं कि मैं फिर कभी ताज़ा दम नहीं उठा, हर सुबह थका हुआ ही जागता हूँ और दिन गुजरने के साथ साथ ये कैफियत और बुरी होती जाती है। पैट्रिक को ये भी एहसास हुआ है कि अब उन्हें किसी चीज़ की परवाह या फिक्र नहीं रही। ये डिप्रेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें पैट्रिक को महसूस होता था कि वो वक्त के साथ तैर रहे हैं और उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। मेडिसिन्स और दीगर तरीक़ों से उन्हें किसी हद तक मदद मिली और एक एक्सपर्ट ने तजवीज़ किया कि वो इस ज़िंदगी पर अफसोस का इजहार करें जो वो खो चुके थे। पैट्रिक को अपनी अहलिया और बच्चों के लिए अफसोस होता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो ऐसे जी रहे हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पैट्रिक इस ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। अब वो एक मुसन्निफ़ हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल करने के लिए उनके पास वक्त होता है। उनका कहना है कि वो एक स्लो ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन वो इसके लिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्हें चीज़ों की खूबसूरती पहले के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आती है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी से मुतासिरा इलाके जनूबी वज़ीरिस्तान के कुछ नौजवानों ने अपने तौर पर मोबाइल फ़ोन से ऐसी ड्रामा सीरीज़ तश्कील दी हैं जिसमें वो अपनी मेहमान नवाजी और वादा वफा करने जैसी रिवायात को दिखा रहे हैं। उनकी इस दिलचस्प काविश की तफसील जानिए अजीजुल्ला खान और बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म के सीन नहीं है, बल्कि ये वजीरिस्तान के नौजवानों की एक ख्वाहिश है। और इस फिल्म की खास बात, इसको मुकम्मल तौर पर आईफोन पर शूट और एडिट किया गया है।
کچھ کو میں دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت. پشتون ٹرائب کے نام سے یہ ڈرامہ سیریز یوٹیوب پر ریلیز کی گئی ہے. اب تک اس کے 2 سیزنز مکمل کیے جا چکے ہیں. سب سے پہلے تو میرا جو کیمرہ مین ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر کیا کہ میں ایک ڈرامہ بنانے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بناتے، لیکن اس میں پھر مشکلات ہوگی. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کیونکہ ڈرامہ بنانے کے لیے کیمرے کی ضرورت ہوگی، اچھے مائک کی ضرورت ہوگی. پھر ہم نے مطلب قرض وغیرہ لیا اور پھر ایک آئی فون 13 ایک موبائل خریدی. اس پہ ہم نے شوٹ کیا. جو ہمارے گاؤں کے جتنے بھی نوجوان تھے، میں نے ان کو ایک دعوت دی اپنے حجرے میں، اور اس کے ساتھ پوری ایک سٹوری جو میں نے لکھی تھی، میں نے اس کو کھڑے ہو کر پوری سٹوری ان کو سنائی. زیادہ تر میرے جو دوست تھے وہ بس اس لیے تھے کہ ان کو اس کام سے بھی شوق نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ بس یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کے لیے کرتے. وزیرستان کی تحصیل سراروغہ سے تعلق رکھنے والے احمد اللہ کے ذہن میں جب یہ خیال آیا تو ان کے پاس نہ تو کوئی تجربہ تھا، نہ رہنمائی اور نہ فلمنگ کا پروفیشنل سامان. تو میں وزیرستان سے ٹانک آیا. وہاں پہ جو لیلام کے جو وہ ہوتے ہیں وہاں پہ گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے لمبے لمبے کوٹ چاہیے تاکہ میں ہسٹری مطلب اس سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے کہا کہ یار اس گرمی میں تو یہ چاہیے لمبے لمبے بوٹ. اور پھر جب شوٹنگ کا ٹائم آیا تو پھر ہم دوست وادیوں میں، یعنی اپنے علاقے سے بہت دور، اپنے گاؤں سے بہت دور وادیوں میں، وہاں پہ ہم اس کی شوٹنگ کرتے تھے. گدے پر سامان لاد کر وہاں پہ جاتے تھے. وزیرستان کے کشیدہ حالات جہاں آئے روز تشدد کے واقعات کی خبریں آتی ہیں، وہاں ڈرامے کی شوٹنگ ایک مشکل ٹاسک تھا. اس ڈرامے میں کسی خاتون کا کوئی کردار نہیں رکھا گیا. ہمارے وزیرستان میں اس چیز کو مطلب فلم کے نظریے سے دیکھتے ہیں. اگر آپ ڈرامہ بنا رہے ہو، بالکل ہمارے جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے، اور خاص کر میرے گھر والوں نے بھی شروع میں مجھے بہت زیادہ سمجھایا کہ آپ یہ سب مت کرو، گاؤں میں لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے. اور دوسری ہم وہاں سے گاؤں سے بہت زیادہ دور شوٹنگ کرنے کے لیے جاتے تھے. تو گاؤں کے مطلب وہاں پہ گاؤں میں اگر آپ کیمرے گھماؤ یا فلم ویڈیو وغیرہ شوٹ کرو تو لوگ اسے برا کہتے. لیکن ہم جس جگہ جاتے تھے وہاں پہ لوگ بالکل تھے بھی نہیں. اس ڈرامے میں علاقے کا کلچر، مہمان نوازی اور وعدہ کرنا تو اسے نبھانے جیسی روایات کو دکھایا گیا ہے، اور اس میں مقامی سطح پر مشکلات بھی پیش آئی تھیں. اس ڈرامے میں مقامی نوجوانوں نے کام کیا ہے جنہیں اداکاری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور ان سب دوستوں نے مل کر یہ ٹاسک مکمل کیا ہے. ہم نے جو مطلب جہاں ہم گیدرنگ کرتے تھے تو احمد بھائی کا جو گیسٹ روم ہوتا تھا وہاں پر ہم نے پراپر سسٹم بنایا تھا. جو ہمارے اس طرح دوست بھی ہوتے تھے کہ ان کو ایجوکیشنل لیول سے بھی وہ اتنا اچھے نہیں تھے، تو اس کے لیے اسکرپٹ کو بائی ہینڈ ہم لکھتے تھے، پھر اس کو سمجھاتے تھے. پھر مطلب اس میں ایکٹنگ بھی آتا ہے اور ساتھ میں ایکسپریشن وغیرہ بھی آتے ہیں. تو اس چیز کے حوالے سے ہم تھوڑا پریکٹس کرتے تھے کہ مطلب کل آپ نے اگر ہنسنے والی جگہ ہو تو آپ نے اس طرح ہنسنا ہے. اس ڈرامے کی کامیابی کے بعد اب یہ نوجوان ایک نئے پروجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ سٹوری لائن تو ان کے ذہن میں ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن وسائل کی کمی آڑے آ رہی ہے. T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے ایک اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 61 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل تک رسائی کے اپنے امکانات کو مضبوط کر لیا ہے. اس میچ کے بعد پاکستان کے اگلے مرحلے تک پہنچنے کے امکانات مزید کم ہو گئے ہیں. اس جیت کے بعد جہاں نیوزی لینڈ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات بہتر ہو گئے ہیں، وہیں سری لنکا اس ایونٹ سے باہر ہو گیا ہے. گروپ 2 میں شامل پاکستان، سری لنکا، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ اب تک اپنے 2 میچز کھیل چکے ہیں، جس کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال کچھ یوں ہے. انگلینڈ اپنے دونوں میچوں میں کامیابی کے بعد 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے 2 میچوں کے بعد 3 پوائنٹس ہیں. پاکستان کے بھی 2 میچ ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک میں اسے انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے خلاف اس کا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا، اور اس وقت پاکستان کا 1 پوائنٹ ہے. پاکستان اسی صورت سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے اگر جمعے کے روز ہونے والے میچ میں انگلینڈ نیوزی لینڈ کو ایک بڑے مارجن سے ہرا دے، اور دوسری طرف
पाकिस्तान शनिचर को श्रीलंका से जीत जाए। ताहम इस सूरत में भी ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। इस वक्त न्यूजीलैंड का रन रेट 3.050 है, जबकि पाकिस्तान का रन रेट -461 है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक पहुंचने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। ग्रुप 1 में शामिल इंडिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे ने अभी सिर्फ एक मैच ही खेला है, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के 2-2 पॉइंट्स हैं। इंडिया जनूबी अफ्रीका के हाथों और जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज से शिकस्त के बाद बगैर किसी पॉइंट के बिलतरतीब तीसरी और चौथी पोजीशन पर हैं। जुमेरात के रोज इंडिया के शहर अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच खेला जाएगा, जिसके बाद ग्रुप 1 से भी एक सेमीफाइनलिस्ट का फैसला हो जाएगा। दूसरी जानिब इंडिया अपना सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में खेलेगा। दूसरी जानिब इंडिया को अपने नेट रन रेट के खसारे पर काबू पाने के लिए वेस्ट इंडीज को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की शय सुर्खियां।